नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें मैं दो चैप्टर, एक भाषा और बोली और दूसरा चैप्टर वर्णमाला पढ़ा चुका हूं। इसी श्रेणी में मैं आज आपको तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संधि और किसी भी परीक्षा के बिंदुओं के आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हम लोग देखो, दो चीजें मैं प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करेंगे। जैसा मैंने अक्सर पिछली वीडियोस में भी बोला है कि डाटा को उतना रखने का प्रयास करेंगे कि न तो वो ज्यादा हो जाए और ना ही वो कम रह जाए। दोनों तरह से चीजें समझने का प्रयास करेंगे। डाटा भी नियमित हो, हालांकि देखो बहुत कम एग्जाम्पल लेके भी अगर मैं चीजें समझाऊंगा तो मेरे लिए पढ़ाना तो आसान होगा, लेकिन कई सारे छात्रों के लिए पढ़ना मुश्किल होगा। तो आराम से पढ़ेंगे, शांति से, तसल्ली से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संधि। तो आज का चैप्टर है हमारा संधि, और संधि में देखो सबसे पहली बात जो निकल के आती है वो निकल के आती है कि संधि शब्द बना किससे। तो संधि शब्द बना है सम प्लस धि से। सम अर्थात समान और धि अर्थात एक ही प्रकार की वर्णानुवृत्तियां। ठीक है, आगे समझेंगे वर्णानुवृत्तियां क्या होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब समान शब्द हो और वो एक जैसी बात को धारण करे तो वहां से इस चैप्टर का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है संधि। आराम से समझना। तो अब संधि की परिभाषा क्या हुई कि क्या संधि में हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्णों का मेल। देखो सामान्यतः तो कह सकते हैं, सामान्यतः अगर मैं आपसे बोलूं कि संधि की परिभाषा क्या है तो आप बोल सकते हैं कि संधि अर्थात वर्णों का मेल। लेकिन पूर्णतः ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि संधि का लेना देना केवल वर्णों के मेल से नहीं है। संधि का तात्पर्य क्या है, आराम से समझना ध्यान से, कि संधि की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो जवाब देंगे वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन। अगर दो वर्ण परस्पर मिल तो रहे हैं लेकिन उनके मिलने के कारण ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको संधि की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अर्थात संधि शब्द बना किससे है, सम प्लस धि से, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि समान रूप धारण करना ही संधि कहलाता है। तो डेफिनेशन ये हुई कि जब दो वर्ण परस्पर मिलकर कोई परिवर्तन लाते हैं तो वह संधि कहलाता है। समझिए मेरी बात को ध्यान से, गौर से। देखो सीधा सा, प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एक दो एग्जाम्पल लिख के दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ उन्हीं उदाहरणों को इधर लिख लेता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है मत प्लस अनुसार। अब मेरी बात को समझना, कैसे परिवर्तन। तो देखो, मत प्लस अनुसार के बारे में आप इतना सामान्य जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आगे हम विस्तार से समझेंगे कि शब्द बनेगा मतानुसार। अब आप देखेंगे यहां तक की अनुभूति क्या है, तो, और यहां तक की अनुभूति क्या है, ता। तो दोनों जगह ध्वनियों में परिवर्तन आया, और जहां ध्वनियों में परिवर्तन आएगा वहां स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा संधि का। ठीक है, चलिए, उम्मीद है संधि की परिभाषा को लेके आप बात समझ गए होंगे। अब क्यों मैंने आपसे कहा कि हमेशा वर्णों का मेल संधि नहीं कहलाता है, उसका कारण देखो ये है, आप आराम से समझना। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द है आपका युग, एक शब्द है आपका युग प्लस बोध। अब युग प्लस बोध को मिला के अगर लिखा जा रहा है क्या, युगबोध, युगबोध। अब मेरी बात को समझना, यहां भी ग अधूरा है, यहां भी ग अधूरा है।
एक और शब्द है अंतर प्लस आत्मा, क्या बन गया? अंतरात्मा। तो र पहले भी अधूरा था, बाद में स्वर मिल गया तो उसको पूर्ण वर्ण की संज्ञा दे दी गई। लेकिन ध्वनियों में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है? र, और यहाँ पर भी क्या है? र। यहाँ पे क्या है? ग, और यहाँ पर भी क्या है? ग। तो जब वर्णों का मेल तो हो, लेकिन वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन उत्पन्न न हो रहा हो, तो उसको कहा जाता है संयोग या संहति। आराम से मेरी बात को समझना, संहति या संयोग। तो क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि वर्णों का मेल संयोग या संहति कहलाता है, लेकिन वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन, वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ कि वर्ण अगर मिलेंगे, मिलकर उनकी ध्वनि में परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे कहेंगे संधि। नहीं, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहा जाएगा संयोग या संहति। स्पष्ट है मेरी बात? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संधि के प्रकार। तो संधि के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, मैं जिक्र इनका वर्णमाला में कर ही चुका हूं, तो इसमें हम अभी संधि का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जिक्र होगा स्वर संधि का। देखो समझो, स्वर संधि क्या होती है कि जब किसी स्वर का मेल स्वर से हो, परिभाषा पूरी क्या बनाएंगे? स्वर का मेल स्वर से किए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। स्वर का मेल स्वर से, ठीक है, स्वर का मेल स्वर से किए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। व्यंजन संधि की डेफिनेशन कि स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन का मेल व्यंजन से किए जाने पर, स्वर अथवा व्यंजन का मेल व्यंजन से किए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी कि स्वर अथवा व्यंजन अथवा विसर्ग, ठीक है, का मेल विसर्ग से किए जाने पर, विसर्ग का मेल स्वर से कराओ या स्वर का मेल विसर्ग से कराओ, व्यंजन का मेल विसर्ग से कराओ या विसर्ग का मेल व्यंजन से कराओ। ठीक है, विसर्ग का मेल विसर्ग से कराओ, तीनों ही कंडीशन में संधि कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि। आप समझ गए? तो संधि के कितने प्रकार? 3। ठीक है, एक बार पूरा समझ लेते हैं। संधि की परिभाषा कि वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है संधि। संधि के प्रकार 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर का मेल स्वर से कराए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन स्वर संधि। व्यंजन अथवा स्वर का मेल व्यंजन से कराए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन व्यंजन संधि। व्यंजन अथवा स्वर अथवा विसर्ग का मेल विसर्ग से कराए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने संधि शब्द को समझा, संहति शब्द को समझा, संधि के प्रकार समझे। अब हम लोगों ने आगे पढ़ना है पहला प्रकार स्वर संधि। तो मैंने आराम से चलूंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। पिछले 2 चैप्टर में भी मैंने ज्यादा जल्दबाजी नहीं करी है, छोटे छोटे हिस्सों में ज्यादा बातें कहने का प्रयास किया है, अनावश्यक बातें कहने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि ये जितनी भी भीड़ चाल चल रही है ना, कि सबको एक दूसरे की नकल करना है, उस नकल से बचने का प्रयास करना है। मतलब कोई टीचर किसी अन्य टीचर के पढ़ाए हुए तरीकों को अनर्गल रूप से अपना रहा है, हालांकि वो उसको सूट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए आराम से समझिए स्वर संधि क्या होती है, तो आराम से समझना। स्वर संधि अर्थात स्वर का मेल स्वर से कराए जाने पर उत्पन्न परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि।
तो यही बात हम लोग समझे कि यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप समझ गए? पारिभाषिक रूप से इसको इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, एक एग्जाम्पल है आपके पास, कीट प्लस अणु। कीट प्लस अणु, देखो थोड़ा अलग से समझ लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझा दूं। कीट प्लस अणु, अब देखो एक बात समझनी, ट वर्ड पर ध्वनि किसकी है? अ की, और बाद में क्या है? अ। आप ये बताइए अ क्या होता है? स्वर होता है ना? अ क्या है? स्वर है। और इस बाद में भी इसका मेल किससे हो रहा है? अ से, अर्थात स्वर का मेल स्वर से हुआ, और स्वर का मेल स्वर से हुआ तो यहाँ जो संधि होगी वो क्या होगी? स्वर संधि, ठीक है। परिवर्तन ये हुआ, देखो भैया, अ और अ मिलके आ बन गया, कीटाणु शब्द बन गया। जैसे नयन प्लस अभिराम, तो क्या शब्द बना? नयनाभिराम। हरि प्लस ईस, क्या बना? हरीश। अब ये वर्ड क्या बनते हैं, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो सब बातें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा। तो फिलहाल हम लोगों ने समझा स्वर संधि। अब बात आती है स्वर संधि के प्रकार। देखो, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आराम से समझना। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखो, दीर्घ संधि किन किन वर्णों पर निर्भर करती है? तो आप लोगों ने पढ़े थे ह्रस्व स्वर, कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, ए, ओ, रे, ये 4 वर्ण हैं। इनमें जब जब सजातीय वर्णों को मिलाया जाए तो ये वर्ण परस्पर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जहां से बनती है दीर्घ संधि। बढ़िया तरह डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल, अभी सिर्फ इनको प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। आगे समझना है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है कि अ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से कराया जाए तो ए, ओ अथवा उ से कराया जाए तो ओ, और रि से कराया जाए तो अ र बनता है। ये नियम होता है गुण संधि का। वृद्धि संधि, अ अथवा आ का मेल ए अथवा ए से कराओगे तो ए, ओ अथवा ओ से कराओगे तो ओ बनता है। ये होती है हमारी वृद्धि संधि। यड़ संधि, ई का मेल किसी विजातीय स्वर से कराने पर य, उ का मेल किसी विजातीय स्वर से कराने पर व, और रि का मेल किसी विजातीय स्वर से कराने पर र बनता है। ये होती है हमारी यड़ संधि। इन नियमों को विस्तार से भी बताऊंगा, मैंने बोला अभी शॉर्ट में बोल दे रहा हूं, ठीक है। अयाद संधि, ए का मेल किसी विजातीय स्वर से कराओगे तो अय अथवा आय, ओ का मेल किसी विजातीय स्वर से कराओगे तो अव अथवा आव, ये बनती है हमारी अयाद संधि, ठीक है। चलिए अब इन्हीं बातों को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ी थी अभी? दीर्घ संधि, ठीक है। तो अब जिक्र करेंगे दीर्घ स्वर संधि का। अब देखो बात को आराम से समझना। तो देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? क्या होता है कि अ अथवा आ का मेल अ अथवा आ से कराओगे तो आ बनता है, ठीक है। ई अथवा ई का मेल ई अथवा ई से कराओगे तो ई बनती है। उ अथवा उ का मेल उ अथवा उ से कराओगे तो उ बनता है। और याद रखना है, अगर आ जाए कि रे का मेल रे से कराते हैं तो रे रे बनता है। रे रे का जिक्र हिंदी वर्णमाला में नहीं है, लेकिन रे रे का जिक्र देवनागरी लिपि में है, ठीक है। रे रे और ल दोनों का जिक्र है देवनागरी लिपि में। इसीलिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार व्यंजन 35 होते हैं। अब बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां वर्णों की संख्या में 2 की वृद्धि है, ठीक है।
आराम से समझना। कुछ पुस्तकें व्यंजनों में, कुछ पुस्तकें इनको स्वरों में कई मतलब समाहित कर लेती है। तो कुछ पुस्तकें कहती हैं कि स्वर 11 की जगह 13 कर दो, कुछ कहती है व्यंजन 33 की जगह 35 कर दो। हालांकि हिंदी वर्णमाला में इसका जिक्र नहीं है, तो हमारे लिए कंफ्यूजन का विषय भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पॉइंट क्या हुआ, ये चार बातें हमारी निर्भर करती हैं दीर्घ संधि पर और इनसे बनती है दीर्घ संधि। अब देखो, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें समझाऊंगा और आप चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मुद्दे की बातें जो भी है उन्हीं पर चर्चाएं करेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बोला ही है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखो, तो जैसे पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि में कि अ का मेल अ से हो तो आ बनता है। इसी से संबंधित उदाहरणों को देख ले रहे। देखो, तो यहाँ पे एक शब्द है हमारे पास ध्यान। गौर से मेरी बात को भैया समझना ताकि मैं आपको बढ़िया से समझा पाऊं। देखो क्या होता है ना, अगर मैं बढ़िया से समझा लूंगा तो थोड़ा एक अलग तरह का फील होता है, एक एनर्जी फील होती है कि चलो पढ़ाने में थोड़ा प्रयास किया तो मैं समझा भी पाया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है कि ध्यान। अब देखो, न वर्ण पर काय की मात्रा है अ की। अभी हम सारे नियमों में मेल पढ़ेंगे, विच्छेद हम अलग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको लगभग 100 सवाल भी कराऊंगा जिसके आधार पर मैं विच्छेद वाली प्रणाली को समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ प्रयास करूंगा संधि का मेल समझाने का। ठीक है, तो मैंने बोला हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊं टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं शब्दों का मेल, बाद में पढ़ेंगे शब्दों का विच्छेद। ठीक है, हाँ चलिए। तो ध्यानावस्था में क्या हुआ कि न वर्ण कैसा है कि न वर्ण पर मात्रा है अ की, ध्वनि किसकी आ रही है अ की, और बाद में ध्वनि क्या है अ। तो अ का मेल अ से कराया इसलिए आ बना। तो जो ध्यान है वो देखो क्या बन गया ध्याना। ठीक है, पूरा शब्द क्या बना ध्यान प्लस अवस्था मिला के बन गया ध्यानावस्था। ठीक है, जैसे और समझते हैं मलय, यह पर मात्रा अ की है, बाद में क्या है अ का मेल अ से होता है तो क्या बनता है या आता है। मलय प्लस अनिल मिला के बन गया मलयानिल। ठीक इसी प्रकार से कुश प्लस अग्र, अ और अ मिलके बना आ तो शब्द बना कुशाग्र। आगे समझिए, ज्ञान न पर मात्रा अ की बाद में है अ और अ मिलके बन गया आ तो ज्ञान प्लस अभाव मिलके क्या बना ज्ञानाभाव। आगे समझते हैं, बहुत आराम से समझना मेरी बात को। आगे समझो, जैसे कोश प्लस अध्यक्ष अ प्लस अ मिलके, तो अ प्लस अ मिलके क्या बनता है आ, इस प्रकार से बना कोषाध्यक्ष। ऐसे देखो, स प्लस अ मिलके बना सावधान, स प्लस अ मिलके बना सावयव, ल प्लस अ मिलके बना ला यानी कालांतर। तो इन सारे शब्दों में मैंने आपको ये समझाया है कि जब अ का मेल अ से होता है तो वहां आ बनता है। चलिए अब समझते हैं इससे आगे की बात। अब देखो, अ का मेल अ से हो तो भी आ बनता है, अ का मेल आ से हो तो भी आ बनता है। आगे समझते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, मैंने बोला धीरे धीरे समझेंगे। अब देखो, एक प्लस आकार, तो अ और आ मिलके क्या बना आ, इसलिए शब्द बन गया एकाकार। पढ़ा था मैंने, विव्रत स्वर कौन सा है आ, जिसमें मुख पूर्ण रूप से खुल जाए, उसी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, धन प्लस आनंद, अ प्लस आ मिलके आ बना घनानंद। कुठार प्लस आघात, कुठाराघात, बात हुई अ का मेल आ से कराया गया। परम प्लस आनंद, अ का मेल आ से कराया गया। रस प्लस आस्वादन, रसास्वादन, अ का मेल आ से कराया गया, परिणाम में आ वर्ण बना। चतुर प्लस आनन, चतुरानन, अ का मेल आ से कराया गया, परिणाम में आ बन के तैयार हुआ। ठीक है, ऐसे ही कुसुम प्लस आयुध से बना कुसुमायुध और हिम प्लस आलय से बना हिमालय। चलिए आगे की बात समझ लेते हैं। अब देखो, हम लोगों ने सीखा अ का मेल आ से कराओगे तो भी आ बनता है और आ का मेल अ से कराओगे तो भी आ बनता है। तो हम लोगों ने दो उदाहरण पढ़ लिए,
अ का मेल अ से कराओ, आ बनता है। अ का मेल आ से कराओगे, आ बनता है। अब आगे आ का मेल अ से कराते हैं। देखो समझो, यहाँ देखो सभी वर्णों में अंतिम वर्ण की मात्रा आ है, आ है, आ है, भाषा में आ है, द्राक्षा में आ है, सभा में आ है, लेखा में आ है, सीमा में आ है। तो जितने भी वर्ण मैंने लिए हैं सभी वर्णों में मात्रा कौन सी है? आ की मात्रा है। और बाद में सब जगह देखो वर्ण कौन सा है? और आ का मेल आ से कराओगे क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी प्रकार रेखा प्लस अंकित बना रेखांकित, विद्या प्लस अर्थी बना विद्यार्थी, आशा प्लस अतीत बना आशातीत, भाषा प्लस अंतर बना भाषांतर, और आगे के इसी प्रकार के शब्द। ठीक है, कुछ कुछ उदाहरणों को लिख के मैं आपको संपूर्ण व्याख्या समझा रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो क्या है, अभी हम लोग क्या सीखे? चारों बातें सीख गए। ठीक है, अ का मेल अ से हो तो भी आ बनता है, अ का मेल आ से हो तो भी आ बनता है, आ का मेल अ से हो तो भी आ बनता है, और आ का मेल आ से हो तो भी आ बनता है। ठीक है, विच्छेद वाली बात मैंने आपको बोली अलग से करेंगे, पहले संधि का मेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो जो कहानी अ और आ के बारे में, वही कहानी ए और ई के बारे में। कि क्या मामला है कि हम लोगों ने नियम ये पढ़ा ना, ए अथवा ई का मेल ए अथवा ई से करा दो, यानी फर्क नहीं पड़ता। ई का मेल ई से कराओगे तो भी ई, और ई का मेल ई से कराओगे तो भी ई बनेगा, रिजल्ट में ई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो जैसे शब्द है रवि प्लस इंद्र, क्या बना? रवींद्र। ई का मेल इसे हुआ है। मुनि प्लस इंद्र से बना मुनीन्द्र, अति प्लस इंद्रिय से बना अतीन्द्रिय, अति प्लस इव से बना अतीब, हरि प्लस इच्छा से बना हरिच्छा, यति प्लस इंद्र से बना यतीन्द्र, अति प्लस इत से बना अतीत, और अभि प्लस इष्ट से बना अभीष्ट। तो इन सारे शब्दों में ये समझाया गया है कि ई का मेल इससे होता है तो परिणाम में हमेशा ई बनता है। आराम से समझो, ई का मेल ई से हो तो भी ई बनेगा, ई किसी भी प्रकार का हो, ई जब ई से मिलेगा तो ई बनेगा, है ना। चलिए देखिए, जैसे यहाँ कपि प्लस ईस, क्या बना? कपीस। मेल किसका हो रहा है? कपि। देखो कपि, एक उदाहरण को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी फिर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। तो कप यहाँ मात्रा काय की है? ई की, और यहाँ मात्रा काय की है? ई की। ए प्लस ई मिला के ई बना। जैसे मुनि प्लस ईश्वर, क्या बना? मुनीश्वर। रवि प्लस ईस रवीस, गिरि प्लस ईस गिरीश, अभि प्लस इप्सा अभीप्सा, अधि प्लस इच्छक अधीक्षक, परे प्लस इच्छा परीक्षा, परे प्लस ईक्षण परीक्षण। एक चीज ध्यान रखना, देखो ध्यान से, जब जब जिक्र करेंगे ना हम लोग ये वाले छ का, तो आम तौर पर देखना आप ई के साथ यही वाला छ आएगा। इच्छक, इच्छा, ईक्षण, ये शब्दों का जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो बड़ा महत्व होगा। आगे और समझ लीजिए, ई का मेल अगर ए से हो तो भी ई बनता है। जैसे एक शब्द है आपके पास नारी प्लस इच्छा, क्या बना? नारी इच्छा। नारी शब्द की अंतिम मात्रा ई है और बाद की मात्रा ई है, तो ई का मेल इसे करा के क्या बना? ई बना। ऐसे देखो, महती प्लस इच्छा महती इच्छा, मही प्लस इंद्र महींद्र। आगे समझना, ई का मेल अगर ई से कराओगे तो भी ई बनेगा, है ना। ई किसी भी प्रकार का हो ई ही बनेगा। जैसे फड़ी प्लस ईश्वर फड़ीश्वर, सती प्लस ईश सतीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, मही प्लस ईश्वर महीश्वर, रजनी प्लस ईश रजनी, श्री प्लस ईश श्रीश, और पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर। तो इन सारे शब्दों में ई का मेल ई से करा के ये स्पष्ट किया गया है कि वहां निर्माण हमेशा ई का होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे कि ओ अथवा ऊ का मेल ओ अथवा ऊ से कराया जाए तो रिजल्ट में क्या बनता है? ऊ बनता है। ठीक है, जैसे देखो लघु, ओ का मेल ओ से हुआ, क्या बना? लघुत्तर। एक उदाहरण अलग से समझ लीजिए, देखो क्या है? लघु प्लस उत्तर, तो आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ मात्रा काय की है? ओ की,
और यहाँ मात्रा का की ओ की, ओ और ओ मिला के ऊ बनता है, तो ओ और ओ मिला के ऊ बनता है, अर्थात लघु प्लस उत्तर मिला के क्या बना, लघुत्तर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाली बातें समझ में आती जाएंगी। देखो ठीक ऐसे ही बधु प्लस उल्लास, बधुल्लास, लघु प्लस उर्म, लगूर में, सरयू प्लस ऊर में, सरयूर में, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। ऐसे ही आगे के उदाहरण देखो। मुख्य बात क्या है इस टॉपिक में, एक बात ध्यान देना आप गौर से, जितने ज्यादा आप उदाहरणों को पढ़ लेंगे उतना ही बढ़िया ये चैप्टर हो जाएगा। नियमों को समझने की जिम्मेदारी मेरी है अभी भी और प्रश्न कराते समय भी। ठीक है, ये सारे नियमों को मैं दोहराऊंगा भी जब सवाल कराऊंगा, लेकिन उम्मीद आपसे मेरी ये है कि आप अभी इन शब्दों को जरूर पढ़ें, निराशा न झलकने दें। ठीक है, चलो देखो आगे की बात समझ रहे। तो अब इसके बाद आता है फिर गुण संधि। आप देखो एक उदाहरण रह गया, स्वर संधि में एक उदाहरण रह गया, उसको भी आप यहाँ पे समझते चलिए ताकि मैं पूरी बात ही कह लूं कि हम लोगों ने एक और भी तो पढ़ा था कि अगर रे का मेल रे से कराया जाए तो क्या बनता है, रे रे। ठीक है, कैसे वो समझो। ठीक है ना, कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं। जैसे आराम से समझना, जैसे अगर कोई शब्द हो, ये मैंने लिख दिया पितृ प्लस ऋषि। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे सी टाइप आप मात्रा बनाते हो, यह मात्रा हमेशा होती है भैया ऋ की पहचान। ठीक है, तो पितृ प्लस ऋषि। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, डबल ह नहीं है ये, पितृ ऋषि। पितृ ऋषि मतलब पढ़ते इसको वही है, बस क्या है थोड़ा जल्दी पढ़ लेते। ठीक है ना, जल्दी पढ़ लेते, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं, बढ़िया। तो यहाँ से आप ये पूरी बात अब समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग निश्चय पूर्वक गुण संधि के बारे में। तो जैसे स्वर संधि के नियम थे 4 वर्णों पर आधारित, अ, ए, ओ और रे। वैसे ही अब देखो यहाँ क्या करना है, अ अथवा आ को ले लेना है आगे, नियमों को समझने का आसान तरीका। अ अथवा आ ले लो आगे, और बाकी जो 3 वर्ण, हम लोग कितने वर्णों का जिक्र कर रहे हैं, 4, अ, ए, ओ और रे। इन्हीं 4 वर्णों पर टिके रहो, दीर्घ संधि में भी और गुण संधि में भी। ठीक है, आ को ले लो आगे, अब मेल कराओ। ई से क्या बनेगा, ए छोटी वाली ए, उ से छोटा ओ, रे से र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि आ का मेल ई से कराओगे तो ए बनता है, उ से कराओगे तो ओ बनता है, और रे से कराओगे तो र बनता है, र आधा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की, क्योंकि आप इतना समझ गए कि सारा खेल किसमें है, उदाहरणों में है ना भैया। मिलके करते हैं, कोई जल्दबाजी अगर मैं कर रहा हूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पहले मैं प्रयास करूंगा कि जल्दबाजी न करूं, टॉपिक इस तरह का ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ा दूं। ठीक है, बातें कम सवाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देव प्लस इंद्र, क्या बना, देवेंद्र। तो क्या पहचानेंगे आप, देव प्लस इंद्र। आराम से मेरी बात को समझिए, मैंने आपको बोल रखा है कि संधि को पहचानने के तरीके अलग से बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं संधि का मेल। ठीक है, चलो आगे देखो गौर से। अब भुजंग प्लस इंद्र क्या बना, भुजंगेंद्र। बाल प्लस इंदु, बालेंद्र। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। ज्ञान प्लस इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। न प्लस इत, नेत। साहित्य प्लस इतर, साहित्यर। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाकेश। रसिक प्लस ईश, ऋषिकेश। तो यहां से आप समझ पाए कि आ का मेल अगर ई से कराओगे तो ए का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे समझो, आ का मेल ई से कराएंगे तो ए का निर्माण होगा। और समझ लीजिए उदाहरण, जैसे यहां समझो, देखो अंक प्लस ईक्षण, आ का मेल ई से कराओगे क्या बनेगा, ए, तो क्या बना है, अंकेक्षण। ऐसे देखो, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु बना। गोप प्लस ईश्वर, गोपेश्वर बना। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर बना। एक प्लस ईश्वर, एकेश्वर बना। इतर प्लस इतर, इतरेतर बना।
भुवन प्लस ईश्वर भुवनेश्वर बना, कमला प्लस ईश कमलेश बना, रमा प्लस ईश रमेश बना, राका प्लस ईश राकेश बना, लंका प्लस ईश्वर लंकेश्वर बना, उमा प्लस ईश उमेश बना। उदाहरण ज्यादा पढ़ने, ठीक है, तो एक फीलिंग आ जाए समझने की। मेल करते करते विच्छेद समझेंगे, इसलिए मेल पर भी पूरा फोकस संधि के मेल पर रहेगा, संधि का विच्छेद अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। अब बात करता हूं मैं इससे आगे। अब देखो, आ का मेल अगर ई से कराओगे तो ए बनता है और ऊ से कराओगे तो ओ बनता है ना। तो हम लोग क्या सीखे इस संधि में कि अ अथवा आ का मेल ए अथवा ई से कराओगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और ओ अथवा ऊ से कराओगे तो ओ बनेगा। तो अब सारे उदाहरण इस बात के हैं, ठीक है। चलिए समझिए, देखो यहाँ जैसे एक शब्द है सर्व। अब देखो सर्व शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, अ, और प्लस ऊपर, तो इसका प्रारंभिक वर्ण क्या है, ओ। तो हम लोग अ का मेल ओ से ही तो करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ओ। अतः हमारा उदाहरण सर्व प्लस ऊपर बना सर्वोपर। ऐसे ही लुप्त प्लस उपमा से बना लुप्तोपमा। यहाँ मात्रा अ की है, बाद में है ओ। अब समझ पा रहे हैं ना, बढ़िया। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, मद प्लस उन्मत मदोन्मत, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, काव्य प्लस उत्कर्ष काव्योत्कर्ष, हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास, समुद्र प्लस ऊर्म समुद्रोर्म। तो इन उदाहरणों के जरिए आप इस नियमावली को समझ पाए होंगे कि आ का मेल अगर ऊ से होता है तो ओ बनता है। और समझ लीजिए, देखो जैसे महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है, महा प्लस उत्सव। एक दो उदाहरण विस्तार से समझ लीजिए, बाकी जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। तो यहाँ पे मात्रा काय की है, आ की, और यहाँ पे मात्रा काय की है, सॉरी वर्ड क्या है, ओ। आ का मेल ओ से हो तो बनेगा तो ओ ना, है ना। इसलिए महा प्लस उत्सव क्या बना, महोत्सव। गंगा प्लस उदक गंगोदक, यथा प्लस उचित यथोचित, लंबा प्लस उदर लंबोदर, गंगा प्लस ऊर्म गंगोर्म, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस उपदेश महोपदेश। ठीक है, उदाहरणों को मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं ताकि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए आगे की बात पढ़ते हैं। आगे देखो, आ का मेल अगर रि से हो तो अ र बनता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। दो उदाहरण ले लेते हैं, इनमें से एक उदाहरण ले ले रहा हूं, ये वाला महा प्लस ऋषि वाला। अब देखो महा प्लस ऋषि, यहाँ काय की मात्रा है, आ की। महा पर काय की मात्रा है, आ की, और बाद में क्या है, रे। अब बात तो वही हो गई, अ अथवा आ का मेल रे से होगा तो क्या बनेगा, अर, यानी महाशब्द क्या बन जाएगा, महाशब्द पलट के बन जाएगा मह, क्योंकि आहो अथवा अहो बनना अ ही है। ठीक है, मह, और यह र आधा हो जाएगा, अतः ये इस तरह से लिखा जाता, तो आपका शब्द बन जाएगा महर से। जैसे एक और, देव प्लस ऋषि देवर से। ठीक है, सप्त प्लस ऋषि सप्तर से, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। मात्रा अ की आनी है, यहाँ पे चाहे आ की हो चाहे अ की हो। जैसे यहाँ राजा, तो जा पर मात्रा आ की है ना, यहाँ देखो ज पर मात्रा अ की है। ठीक है, ऐसे ही ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, और शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु। ठीक है, उम्मीद है आपको गुण संधि वाले उदाहरण समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो देखो गुण संधि में क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते। ठीक है, तो दीर्घ संधि में पढ़ा, आ का मेल आ से कराओगे आ बनेगा, ई का मेल ई से कराओगे ई बनेगा, ऊ का मेल ऊ से कराओगे ऊ बनेगा, रि का मेल रि से कराओगे रे रे बनेगा। गुण संधि में क्या है, आ का मेल ई से कराओ ए बनेगा, ऊ से कराओ ओ बनेगा, और रि से कराओ अ र बनेगा। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि पर। ठीक है, देखो वृद्धि संधि में है कि आ का मेल अगर ए अथवा ए से कराओगे तो ए बनेगा, बड़ी ए,
ओ अथवा ओ से कराओगे तो ओ बनेगा, बड़ा ओ। तो छोटी ए, देखो गुण में जो बन रहे थे उनमें ऐसे याद रखो, गुण में जो बन रहे थे उनमें वृद्धि हो गई है, तो गुण में जो बना उनमें वृद्धि हो गई है, वहां से नाम हो सकता है डाला गया हो वृद्धि संधि, ऐसा नहीं है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब समझ लेते हैं उदाहरणों को। देखो अगर आ का मेल ए अथवा ए से कराओगे तो क्या बनेगा, ए ही तो बनेगा। जैसे यहां समझो, देखो 1 प्लस 1, तो 1 आराम से समझना, 1-2 उदाहरण पूरे समझ लेते हैं। 1 प्लस 1, देखो क पर मात्रा काय की है, अ की, ठीक है, और बाद में क्या है, ए। अ अथवा आ का मेल ए अथवा ए से कराओगे तो क्या बनेगा, ए। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक। तो शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि गुण संधि में बनते एक मात्रा वाले शब्द, ठीक है, छोटी ए छोटा हो और र वाली भी है, लेकिन ध्यान रखना गुण संधि में बनते हैं एक मात्रा वाले शब्द और वृद्धि संधि में बनते हैं 2 मात्रा वाले शब्द, ऐसे भी तो कह सकता हूं ना शॉर्ट में। तो वही बात यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ऐसे मत प्लस ऐक्य बना मतैक्य, सदा प्लस ऐब बना सदैव, गंगा प्लस ऐश्वर्य बना गंगेश्वर्य, अधुना प्लस ऐब बना अधुनैव, वसुधा प्लस ऐब बना वसुधैव, महा प्लस ऐन्द्रजालिक बना महेंद्र जालिक, वित्त प्लस ऐसड़ा बना वित्तेसड़ा, पुत्र प्लस ऐसड़ा बना पुत्रेसड़ा, और महा प्लस ऐश्वर्य बना महेश्वर्य, ठीक है। चलिए यहां तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आ का मेल अगर हम ए ऐसे कराएं तो ए बनता है, ओ से कराएं तो ओ बनता है। कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे शब्द है परम प्लस औषधि। अब देखो ये उदाहरण बहुत काम आएंगे आपके जब आप संधि विच्छेद करेंगे, इसलिए ध्यान से अभी सुनना। यहाँ पे क्या है, अ, और यहाँ पे क्या है, ओ। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अ अथवा आ का मेल ओ अथवा ओ से कराओगे तो रिजल्ट में हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। इस प्रकार से परम प्लस औषधि शब्द बना परमौषधि, परम प्लस ओजस्वी से बना परमोजस्वी, गंगा प्लस ओद से बना गंगोद, महा प्लस ओज से बना महोज, प्र प्लस औद्योगिकी से बना प्रौद्योगिकी, परम प्लस औपचारिक से बना परमोपचारिक, महा प्लस औसुक से बना महोत्सुक्य, वन प्लस औषधि से बना वनौषधि, और परम प्लस औदार्य से बना परमौदार्य, ठीक है। उदाहरणों को मैंने जल्दी पढ़ दिया नियमावली को समझाने के बाद, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है मैं आपको 3 संधियां आज की डेट में स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के नियम, संधियों के मेल पर आधारित नियम मैंने अभी समझाए हैं। संधियों के विच्छेद पर आधारित नियमों की व्याख्या भी नहीं करी है। पहले मेल समझेंगे फिर विच्छेद समझेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इन उदाहरणों को बार-बार सुनने का प्रयास कीजिए ताकि विच्छेद पढ़ाते समय मैं आपको चीजों को बखूबी और बढ़िया तरह से समझा सकूं, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, कोई समस्या है तो मुझे बेहिचक बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।